देखिए, तो आज हम चालू करने जा रहे हैं HTML की मैराथन क्लास। तो HTML के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, वो सारे के सारे भी इस मैराथन क्लास के अंदर आज लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और फटाफट से इस वीडियो को आप शेयर कर दो। मैराथन क्लास है, और आपको पता है हर एक कंटेंट में हाथ से लिख के बनाता हूँ, तो देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चों। आपके लिए भी अगर इतना काम कर रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सर की हेल्प करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को जितने भी आपके ग्रुप्स है उसके अंदर आप शेयर करो। ठीक है, इस वीडियो को चलिए शुरू करता हूँ मैं। मुझे पता है बहुत कीमती टाइम है आपका, कुछ ही समय रह गया आपके एग्जाम के अंदर, और बिल्कुल गिनती के दिन है। चलिए, HTML बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, और इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ा रहा हूँ मैं इस मैराथन क्लास के अंदर। HTML देखिए, फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक एक चीज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल भी कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो आपकी HTML लैंग्वेज है वो आपकी डिराइव हुई है बच्चों HTML से। किससे डिराइव हुई बताओ मेरे को, HTML से। सर HTML की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो HTML लैंग्वेज से डेवलप हुई है क्या? आपकी HTML लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं HTML लैंग्वेज, तो सर किसने डेवलप की? ध्यान रखना, टीम बर्नर्स ली ने डेवलप की है आपकी HTML लैंग्वेज। कौन सी? HTML लैंग्वेज। कब की सर? 1991। ध्यान रखना 1991। जो कीवर्ड है उनका ध्यान रखना, ये जो व्यक्ति है उसका ध्यान रखना, टीम बर्नर्स ली, ठीक है, जिसने इसको डेवलप की। चलिए, अब अगर मैं इसका डेवलपमेंट फेज की बात करूं कि कब कब क्या क्या डेवलप हुआ और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उस दौरान पे इसको मॉनिटर कर रही थी, तो देखिए 1991 के अंदर आई आपकी HTML 1.0, जो बिल्कुल बेसिक थी। उस समय जो ऑर्गेनाइजेशन इसको डील कर रही थी वो थी आपकी सर। क्या थी? सर। अब इसकी फुल फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए, इसके अंदर जो ध्यान रखना है आपको, उसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों बताओ? काउंसिल ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च। क्या है बच्चों? काउंसिल ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च। नेक्स्ट देखिए, 1991 के बाद मैंने बीच के जो इंपोर्टेंट नहीं थे वो नहीं लिखे, आपको ध्यान रखना 2000 के अंदर XHTML आई। XHTML क्यों याद करना है? क्योंकि इनके अंदर XML भी इम्प्लीट की गई। XML प्लस HTML दोनों के कॉम्बो को हम क्या बोलने वाले हैं? XHTML। देखिए, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको डील कर रही थी? W3C, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। कौन है? वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। फिर देखिए 2014 के अंदर हमारे पास है HTML 5.0, और 2017 के अंदर हमारे पास है 5.3। ठीक है, तो HTML 5 और उसके ओनर जो भी है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपकी ये है W3C, है ना, इसी ने इसको मॉनिटर किया था, डेवलप किया था। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर क्या रहने वाले हैं उसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर को हमें कोड करना पड़ता है, अलग अलग चीजें करनी पड़ती है। मार्कअप लैंग्वेज के अंदर आपके प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, उन टैग्स की सहायता से आपको सारी चीजें करनी होती है, बस उन टैग्स को यूज करना है, और आपके जैसा भी आउटपुट में आप चाहते हो वेबसाइट पे वैसा दिखने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, HTML वेबसाइट क्रिएट करने के काम आती है। क्या? वेबसाइट क्रिएट करने के काम आती है। क्या काम आती है? जागो नींद से, वेबसाइट क्रिएट करने के काम आती है। देखिए, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज आपकी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लेना। HTML इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML में प्री डिफाइंड टैग का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, HTML के अंदर प्री डिफाइंड टैग का यूज किया जाता है। यहाँ पे यूजर डिफाइन या मैनुअल टैग का यूज नहीं किया जाता है। ओके, वो दूसरी लैंग्वेज के अंदर किया जाता है, वहाँ अगर जरूरत होगी नहीं तो वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब देखिए सर क्या एक्सटेंशन से सेव करते हैं इसको? डॉट HTML और डॉट HTML दोनों एक्सटेंशन से इसको सेव किया जाता है। जैसे कोई आपने वेब पेज बनाया और आपने सेव किया A.HTML, तो अभी वेब पेज क्या हो गया आपका? HTML के अंदर हो गया। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके वेब ब्राउजर के अंदर ये पेज आपका ओपन होने वाला है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, सर टैग, टैग क्यों लिखा हुआ है? देखिए बच्चों, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो, इस मार्कअप लैंग्वेज के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है इनकी टैग। तो देखिए, टैग दो तरह के यूज करता है आपका HTML। कौन कौन सा? कंटेनर टैग, ओ कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। ठीक है, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग को हम पेयर टैग भी बोलते हैं, और एम्प्टी टैग को हम अनपेयर टैग भी बोलते हैं। चलिए, अब सर कंटेनर नेम की कंटेनर टैग की पहचान कैसे होगी बताइए आप मेरे को। तो देखिए, कंटेनर टैग का हमेशा स्टार्टिंग ब्रैकेट होगा, स्टार्टिंग
ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ ब्रैकेट होगा और क्लोजिंग टैग होगा, स्टार्टिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा। स्टार्टिंग टैग के अंदर देखिए इस तरीके से ब्रैकेट ओपन होगा, अंदर कुछ लिखा होगा, क्लोज होगा, और ये क्लोज कैसे होगा, स्लेश करके 4 बार स्लेश से ये वाला टैग आपका क्लोज होगा, और यहाँ पे बीच में क्या लिखा रहेगा, कंटेंट। जबकि एम्प्टी टैग की एक खासियत है कि इसके अंदर सिर्फ आपके पास जो भी एम्प्टी टैग यूज करे वो एक ही आपका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक ही टैग का यूज होगा। आगे चल के हम देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर जहां आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरह से आपको HTML डिजाइन करना है। देखिए सबसे पहले आपको ये लिखना है नोट डॉक टाइप HTML। ये क्या बताता है, ध्यान रखना ये आपका ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी। क्या है ये आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल फील्ड है, ठीक है। ये ऑप्शनल है लिखोगे तो क्या रहता है, ब्राउजर को पता रहता है कि कौन सा वर्जन है ये, HTML 1.0, HTML 2.0, HTML 5.0, HTML 5.3 है, वर्जन के बारे में बताता है ये नोट डॉक HTML। डॉक्यूमेंट टाइप ब्राउजर के वर्जन के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कैसे होता है HTML, देखिए पेज कैसे बनता है, आपको सबसे पहले HTML लिखना पड़ेगा और यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा HTML। इसको रूट टैग भी बोलते हैं, इसको रूट एलिमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट भी बोलते हैं HTML को। फिर HTML के अंदर आएगा आपका हेड, और यहाँ पे हेड क्लोज हो गया। हेड के अंदर आप टाइटल देख सकते हो, हेड के अंदर आप टाइटल जो भी आप देना चाहते हो आपके वेब पेज को, जैसे आपने ABC दिया। अब टाइटल के अंदर आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, आप CSS ऐड कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, फेविकॉन ऐड कर सकते हो, मेटा कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को आपको कहाँ डालना पड़ेगा, हेड टैग के अंदर। और हेड टैग डायरेक्टली क्या कहलाएगा आपका, इनडायरेक्ट विजिबल पार्ट। हेड टैग के अंदर बच्चों आप कुछ भी डालते हो वो आपके ब्राउजर के ऊपर शो नहीं होता है। हेड टैग के अंदर आप जो भी डालते हो वो आपके ब्राउजर के ऊपर शो नहीं होता है। अगर आपको कंटेंट दिखाना है आपके यूजर को तो आपको वो पूरा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर डालना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट विजिबल पार्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट विजिबल पार्ट, जो एज आम आदमी या यूजर को नजर आता है, ठीक है। कौन सा है ये आपका बॉडी सेक्शन। तो यहाँ जो भी लिखोगे वो स्क्रीन के ऊपर जो भी आपका ब्राउजर होगा वहाँ जो पेज ओपन होगा वहाँ नजर आएगा। तो कुछ भी शो करने के लिए आपको बॉडी पार्ट के अंदर डालना पड़ेगा। तो ये आपका डायरेक्ट विजिबल पार्ट और ये आपका इनडायरेक्ट विजिबल पार्ट, ठीक है। तो उम्मीद है जो हमने इंट्रोडक्शन देखा आपको बिल्कुल से अच्छा से समझ में आ गया होगा। कीवर्ड्स ये है कि HTML HTML से डिराइव हुई है, यहाँ पे डेवलप 1991 में टीम बर्नर्स-ली ने की है। XHTML XML पर HTML का कॉम्बिनेशन है, और XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है। और ये वेबसाइट क्रिएट करने काम आती है, और केस सेंसिटिव नहीं होती है, केस सेंसिटिव नहीं होती है। प्री डिफाइंड टैग का यूज किया जाता है। HTML को रूट एलिमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ओके। डॉक टाइप ऑप्शनल होता है, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टेक्स, ठीक है। तो टेक्स के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देखें बेसिक टैग। तो टैग को अलग अलग कैटेगराइज किया है, तो जो जो इंपॉर्टेंट टैग है बच्चों वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस मैराथन के अंदर, ओके। तो चलिए बेसिक टैग के अंदर सबसे पहला देखिए हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होगा, वो टैग जिसके थ्रू क्या करेंगे हम टेक्स्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। क्या, टेक्स्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। आपके जो हेडिंग टैग होते हैं वो ध्यान रखना 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 हेडिंग टैग होते हैं। देखिए H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। ये H1 H2 से लेके H6 तक आपके लिखे हुए हैं। ध्यान रखना अगर H1 के अंदर आप कोई कंटेंट लिखते हो, H1 टैग के अंदर अगर आप कोई डेटा लिखते हो तो उसका जो आंसर होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। फॉन्ट साइज होगी उसकी सबसे बड़ी होगी। वहीं H2 की बात करोगे तो इससे छोटी प्रिंट आएगी, H3 की उससे छोटी आएगी, और सबसे छोटा फॉन्ट का साइज आएगा आपके H6 के अंदर, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हेडिंग टैग के अंदर ऐसा कौन सा टैग है जिसकी फॉन्ट साइज सबसे बड़ी बनाता हो, कौन सा हो जाएगा आपका H1 टैग। जिसकी फॉन्ट साइज सबसे छोटी बनाते हो क्या हो जाएगा आपका H6 टैग, ठीक है। तो H1 से H6 आपको यह पता रहना चाहिए हेडिंग टैग के अंदर। दूसरा टैग देखो कि यहाँ पे स्ट्राइक टैग, जैसा नाम वैसा काम। स्ट्राइक टैग क्या करता है, स्ट्राइक करता है लेटर्स के ऊपर। जैसे लिया लिखा हो स्ट्राइक 500 स्ट्राइक्स ले, तो ये क्या करेगा 500 लिखेगा और उसके आगे ये वाली लाइन खींच लेगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसके ऊपर स्ट्राइक होगी। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे A B और C, तो यहाँ पे इस तरीके से ये बीच वाली लाइन आ जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइक टैग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आई टैग। किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, आई टैग।
तो जो इम्पोर्टेंट टैग है वो मैंने यहाँ पे बता दिए। आई टैग मतलब इटैलिक टैग, ये क्या करेगा, जो भी आप लेटर लिखोगे उनको इटैलिक के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा मैंने आई ABC/I, इसको क्लोज कर दिया, देखिए यहाँ पे इटैलिक के अंदर आ गया आपके पास ABC, मतलब टेढ़ है। इटैलिक मतलब क्या होता है, टेढ़ है ना, झुके हुए, थोड़े से झुके हुए टैग, झुके हुए। ओके। फिर इसी प्रकार से अगर आप ईएम का यूज करते हैं, एम्फेसिस टैग का, तो इससे भी जो आपके लेटर बाहर आएंगे वो आपके इटैलिक के अंदर आएंगे। ये क्या शो हो रहा है आपका बच्चों, आउटपुट शो हो रहा है। जो आपके वेब ब्राउजर के अंदर जब आप रन करोगे, आप जैसे HTML की फाइल देखिए यहाँ पे, HTML की फाइल किस में बनाओगे, नोट पैड में बनाओगे, ध्यान रखना किसके अंदर, नोट पैड के अंदर बनाओगे। और सेव कैसे करोगे, a.html, ठीक है। और जब इसे आप रन करोगे तो ओपन किस में होगी, ब्राउजर के अंदर होगी, किसके अंदर, ब्राउजर के अंदर होगी। तो जो भी आउटपुट हम देख रहे हैं किस में दे रहे हैं, ब्राउजर के अंदर देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइट ABC साइट, ये भी क्या करेगा, आपका इटैलिक के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पी टैग मतलब क्या होता है बच्चों, पैराग्राफ टैग। क्या है, पैराग्राफ टैग। अगर आपको पैराग्राफ बनाने हैं, जैसे हम लाइनें लिखते हैं ना, जैसे ये लेटर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 कंटिन्यूस लाइनें लिखी, फिर यहाँ पे थोड़ा गैप आता है, 1 2 3 4 5, फिर थोड़ा गैप आता है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर थोड़ा गैप आएगा, 1 2 3। तो अगर इस तरीके से आपको पैराग्राफ देना है, इस तरीके से अगर आपको ब्रेक देना है, तो आप किसका यूज करोगे, पैराग्राफ टैग का यूज करोगे। जैसे देखिए PABCD/P, PEFGA/P, PIJKL/P, तो ये जो पैराग्राफ है, ये 1 2 3, इनके बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। अभी तो आपको लाइन दिख रही है, पर ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ बता रखा है, जैसे ये पैराग्राफ के बीच में से ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा टैग है, वो है क्यू टैग। कौन सा टैग है, क्यू टैग। क्यू टैग क्या करेगा, जो भी आपने लिखा है उसको कोटेज कोट में कर देगा, ठीक है। जैसे आपने लिखा ABC, तो उसके दोनों ओर क्या लगा देगा, यहाँ पे इस तरीके से कोट लगा देगा। मार्क टेक, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। मार्क टेक इसलिए काम आता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। और बाय डिफॉल्ट ये येलो कर देता है, क्या, उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में क्या ला देता है, येलो टेक ला देता है। जैसे ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे पीछे क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा, और फ्रंट में इसके क्या आ जाएगा, आपके अक्षर आ जाएंगे, ठीक है। आपको तो मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे अपने पास सुविधा है अभी, ये हो गया आपके पास पीछे वाली साइड, आपके क्या हो गया, इस तरह से येलो हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे जैसे टेक्स्ट है, तो आप लिखोगे ABC, इस तरीके से हो जाएगा आपका कौन सा, मार्क टेक। बिग टेक की बात करें तो ये टेक्स्ट को बड़ा करने का काम आता है। स्मॉल टेक क्या करेगा, टेक्स्ट को छोटा करेगा। सुपर टेक क्या करेगा, टेक्स्ट में अंदर सुपर स्क्रिप्ट लगा देगा, सब टेक्स्ट सब स्क्रिप्ट कर देगा। सुपर टेक मतलब जैसे आपको इस तरह से लिखना है, 5 की घात 2, तो आप लिखोगे इसके अंदर 5 सुपर 2/सुपर, तो जो बीच वाली संख्या है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो देखिए 5 तो एज इट इज हो गया, और 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ये क्या है, इसका आउटपुट। सब टेक देखिए, ये नीचे वाली साइड ले आएगा, H2O, H2O। मार्क टेक देखिए क्या काम आता है, यह टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, यह टेक्स्ट को मूव या स्क्रॉल करता है। अमूमन अपन आप वेबसाइट जो भी देखोगे उसके ऊपर मार्क टेक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। यह टेक्स्ट को मूव या स्क्रॉल करता है, जैसे मार्क टेक्स्ट और आपने लगाया /मार्क, है ना। अब ये देखिए ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट है जैसे स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, तो आपने जो भी इसका एट्रीब्यूट लगाया, या तो इस तरीके से राइट में घूमता रहेगा, या फिर ऊपर से नीचे की ओर घूमता रहेगा, जो भी आपने इसके अंदर यूज कर रखा है एट्रीब्यूट। अब देखिए इसके अंदर एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। पहला है बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, अल्टरनेट कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अल्टरनेट, स्क्रॉल और स्लाइड का यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या आएगा, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट घूमता रहेगा। स्क्रॉल करोगे तो सबसे, स्क्रॉल करोगे तो एक साइड लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर वापस लेफ्ट टू राइट जाएगा, इस तरीके से घूमता रहेगा। होता है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आधा आता है, यहाँ पे खत्म हो गया, फिर वापस इधर से लाइन चलती जाती है पूरी की पूरी, वो स्क्रॉल हो गया आपका। स्लाइड क्या हो जाएगा, स्लाइड करता रहेगा पूरी स्क्रीन में भी, कहीं भी। ये किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी बिहेवियर एट्रीब्यूट की। इसके अंदर और हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑन माउस ओवर, मतलब जैसे ही आप इसके ऊपर माउस ले जाओगे स्टॉप हो जाएगा। अगर आप स्टॉप एट्रीब्यूट सप्लाई करते हो, कर्सर को ले जाने पर रुक जाता है, और स्टार्ट से क्या हो जाएगा, माउस को हटाने पर वापस क्या हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप नोटि जिस भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो किसी, तो नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर आप देखते हो, नोटिस सेक्शन के अंदर, तो वहाँ पे जो है ना वो लाइनें इस तरीके से मूव करती रहती है। अगर आप नोटिस देखोगे,
ये नोटिस है, तो इस तरह से आरपीसी की वेबसाइट पे जाओगे तो इस तरह से मूव करती रहेगी। जैसे ही उसके ऊपर आप कर्सर ले जाओगे वो रुक जाएगी। तो किसके कारण होता है? ऑन माउस ओवर के कारण। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा टैग है बच्चों? फील्ड सेट टैग। कौन सा है हमारे पास? फील्ड सेट टैग। ये क्या करेगा? टेक्स्ट के चारों तरफ बाउंड्री बनाता है। क्या करेगा? टेक्स्ट के चारों तरफ बाउंड्री बना देगा। एग्जांपल देखिए, फील्ड सेट पी हेलो स्लेश पी स्लेश फील्ड सेट। इसने क्या किया? ये आपका पूरा का पूरा क्या है? ये जैसे आपका ये ब्राउजर है और उसके चारों, उसके अंदर आपने लिखा जैसे हेलो, और हेलो के चारों तरफ इसने क्या बना दिया? एक फील्ड सेट बना दिया। ठीक है, इस तरीके से डिम्ड फील्ड सेट बना देगा धसा हुआ, जिससे आपको ये अलग ही नजर आएगा। ओके। अब फील्ड सेट के अंदर ही और प्रॉपर्टी होती है। देखिए यहाँ पे लीजेंड टैग और फील्ड सेट दोनों साथ में वर्क करते हैं। ठीक है, ये लीजेंड टैग के बारे में पूछा जाता है, फील्ड सेट के बारे में पूछा जाता है। यह टैग फील्ड सेट की बाउंड्री में टेक्स्ट लिखता है, फील्ड सेट लीजेंड एबीसी स्लैश लीजेंड फील्ड सेट। अब जैसे ये फील्ड सेट बन गया, यहाँ पे बीच में मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेलो लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? एबीसी। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड में रहता है। कहाँ रहता है? बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में। अगर आप चाहते हो कि एबीसी सेंटर में आए तो आपको एट्रीब्यूट क्या देना पड़ेगा? सेंटर देना पड़ेगा। देखिए, फील्ड सेट लीजेंड अलाइन, आपको अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा और सेंटर वैल्यू आप सप्लाई करोगे। ठीक है, ये एट्रीब्यूट है, ये वैल्यू है। फिर ये एबीसी और लीजेंड। अब देखिए एबीसी कहाँ आ गया? बीच में आ गया, और इसके अंदर ये बीच में हमारे पास हेलो हेलो पहले ही चल रहा था, वो चला आ रहा है। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका लीजेंड टैग वर्क करता है। कौन सा? लीजेंड टैग। और ध्यान रखना, लीजेंड टैग के अंदर आपका फील्ड सेट वर्क करता है। ठीक है, कौन सा? फील्ड सेट। ओके, ये आपका कौन सा था? लीजेंड था। सॉरी, फील्ड सेट टैग के अंदर आपका लीजेंड टैग वर्क करता है। हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, ये क्या हो जाएगा? आपका फील्ड सेट, और इसमें क्या वर्क करेगा? आपका लीजेंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टीटी टेक। ओके, टीटी की फुल फॉर्म क्या है? टेली टाइप टेक्स्ट। ये क्या करता है? ओके, ये सारे कंटेनर टैग ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग के अंदर क्या डिफरेंस है? कंटेनर टैग क्या होगा? उसका स्टार्ट होगा और उसका एंडिंग टैग होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? कंटेनर टैग बोलेंगे। ठीक है, एम्प्टी टैग क्या होगा? उसका सिर्फ एक ही टैग होगा, एक ही टैग होगा, स्टार्ट और एंडिंग दोनों एक ही होंगे। ओके, यह टेक्स्ट को वेट डिक्रीज करता है। टी टी ए बी सी स्लैश टी टी, यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये ए बी सी और एक दिखा ए बी सी। तो अगर आपने टी टी टैग का यूज किया है तो ये क्या करेगा? इसका जो वेट है वो कम कर देगा। यहाँ पे देखिए पतला दुबला एबीसी दिख रहा है आपको, और यहाँ पे वजन वाला एबीसी दिख रहा है। तो अगर आप टीटी के अंदर यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए कौन सा हमारे पास? प्री टैग, मतलब कंटेनर टैग है ना, ये भी कंटेनर टैग ही है। ये टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकता है। आप टेक्स्ट को अलग अलग तरह से डिजाइन कर सकते हो, जैसे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस, यहाँ स्पेस, यहाँ स्पेस और यहाँ स्पेस, फॉर्मेटिंग के काम आता है। प्रोग्रेस टैग, कंटेनर टैग, ये टैग बार प्रोवाइड करता है, ये टैग बार प्रोवाइड करता है। कौन सा? आपका प्रोग्रेस टैग। ठीक है, तो अभी हमने जो देखे सारे के सारे कौन से देखे? कंटेनर टैग देखे। कौन से देखे? ये सारे के सारे हमारे कौन से? बेसिक टैग है और कंटेनर टैग है, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग टैग का भी यूज किया और एंडिंग टैग का भी यूज किया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कौन से बच्चों? एम्प्टी टैग की बात करते हैं। किसकी? एम्प्टी टैग की बात करते हैं, है ना। देखिए एम्प्टी टैग के अंदर क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हमें क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती है। क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती है किसमें? एम्प्टी टैग के अंदर। देखिए अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल टैग है, बी आर टैग ब्रेक करने के काम आता है, लाइन को ब्रेक करने के काम आता है। हेलो बी आर राजेश। अब देखिए आउटपुट में क्या आ जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। ये एक ही लाइन में था पर आपने ब्रेक लगाया तो नेक्स्ट लाइन में चला गया। यहाँ पे क्या आ गया? आपके ब्रेक आ गया। ठीक है, तो सिर्फ आपने देखोगे एक चीज, यहाँ से आपने ब्रेक दिया है और आपने आगे पीछे और कोई टेक सप्लाई यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कौन सा है? देखिए यहाँ पे एच आर टेक होरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता है। कौन सा? होरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता है। देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ है, हेलो राजेश, एच आर लगाया, यहाँ पे आपने और पी लिखा, हेलो बढ़ा दिया। देखिए हेलो राजेश, और यहाँ पे एक लाइन खींच देगा इस तरीके से, और हेलो बढ़ा दिया। ठीक है, एच आर टैग ये भी आपका एम्प्टी टैग, बिल्कुल सिंपल सिंपल से टैग है। सिर्फ एक एक बार आपको पढ़ना है क्विक रीजन के लिए, आपको बिल्कुल याद होने वाले। नेक्स्ट देखिए इमेज टैग। एचटीएमएल पेज में इमेज एम्बेड करने के लिए क्या करेगा? ये एचटीएमएल पेज के अंदर इमेज को एम्बेड कर लेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इमेज एस आर सी इक्वल टू वन डॉट जेपीजी अल्ट, ये क्या लिखा है? जी आई आर एल गर्ल। ठीक है,
क्या मतलब इसका, कई बार हम देखिए जैसे ये आपका ब्राउजर है और यहाँ पे मान लीजिए एक पढ़ती हुई लड़की की हमने फोटो लगाई, ठीक है, जो पढ़ाई कर रही है ना, ठीक है। तो कई बार देखिए क्या होता है, जैसे अगर नेट फास्ट चल रहा होता है और या कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ये इमेज दिख जाती है सही तरीके से। कई बार क्या होता है कि अगर नेट फास्ट नहीं चल रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो पेज लोड करने, तो इमेज नहीं दिखती है, उसकी जगह फिर आपको कुछ और ना नजर आता है कि भाई यहाँ पे किसी लड़की की फोटो ऐसे लिखा हुआ रहता है गर्ल, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, डिम्ड के अंदर। तो वो कैसे आता है आपके अल्टर एट्रीब्यूट से। सोर्स से तो इमेज आ जाएगी, और अल्टर एट्रीब्यूट से ये होगा कि अगर किसी कारण से इमेज नहीं चल पाई तो वहां पे भाई यूजर को पता तो होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह की फोटो थी। ओके, एट्रीब्यूट देखिए एस आर सी इमेज पाथ, ये इमेज का पाथ बताता है, और हाइट यूज करते हैं, विड्थ यूज करते हैं, अल्ट यूज करते हैं, बॉर्डर यूज करते हैं, अलाइन यूज करते हैं, और टाइटल यूज करते हैं। टाइटल देखिए, इमेज पर कर्सर ले जाते हैं तब डिस्प्ले होता है कौन सा, इसका टाइटल। तो इमेज से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये इस तरह के आपको दे दिया जाता है, कई बार स्लेश लगा के दे दिया जाता है, तो आपको इसको पहचानना रहेगा कि इमेज जो आपका टैग है वो भी आपका एम्प्टी टैग है, और इस तरीके से उसको लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेविकॉन। ये एक आइकन होता है जो ब्राउजर की टैब में डिस्प्ले होता है। देखिए अगर आपने W3 स्कूल वेबसाइट खोली हो और बहुत सारी गिग्स फॉर गिग्स खोली हो, तो आप देखो कि फेसबुक खोलते हो, आप देखा होगा फेसबुक का छोटा सा टैब यहाँ पे साइड में लिखा रहता है उस टैब के अंदर। तो ये क्या है, आपका फेविकॉन आइकन है। इसे हम क्या बोलते हैं, फेविकॉन आइकन। जो मेन जो आपकी वेबसाइट होती है उसका छोटा सा लोगो यहाँ पे दिखाई देता रहता है, ठीक है, वही आपका फेविकॉन है। लिंक टैग की अगर हम बात करें तो देखिए लिंक को हमेशा हेड सेक्शन के अंदर हम यूज करेंगे। ये लिंक टैग क्या करता है कि अगर आपको आपके पेज के अंदर दूसरी किसी फाइलों को इंपोर्ट करना है, एम्बेड करना है, उनको यहाँ पे लाके रन करना है, लिंक करना है, रेफरेंस लेना है, तो आपको यहाँ पे लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा, और ये हेड सेक्शन के अंदर यूज होता है। और जो भी फाइल आप इंपोर्ट करते हो वो मतलब पीछे क्या बैकग्राउंड में चल रहा है वो यूजर को नजर नहीं आता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहाँ डालते हैं, हेड सेक्शन के अंदर, क्योंकि हेड सेक्शन का पता है, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि हेड सेक्शन के इनविजिबल पार्ट है किसके लिए, यूजर के लिए। विजिबल पार्ट कौन सा, HTML का बॉडी सेक्शन। तो देखिए मैं यूज करूंगा लिंक, और इसके अंदर एट्रीब्यूट का यूज करूंगा, जैसे href, यहाँ से क्या, जहां से भी कोई फाइल है जिसको मुझे इंपोर्ट करनी है उसके अंदर, तो इसका रेफरेंस दे दूंगा। जैसे इस फाइल का नाम क्या है, demo.css, तो इसका नाम क्या करूंगा, जब मैं कोड करूंगा HTML के अंदर तो यहाँ पे सप्लाई कर दूंगा demo.css। फिर रिलेटिव का मतलब क्या है, ये क्या है, इसको आइडेंटिफाई करेगा, ये क्या आपकी स्टाइल शीट है, ठीक है, CSS की स्टाइल शीट है। टाइप बताएगा कि ये टेक्स्ट हो सकती है या CSS की स्टाइल शीट होगी, इसकी इसकी प्रॉपर्टी बताएगा। तो href का यूज करोगे आप, rel का यूज करोगे, टाइप का यूज करोगे, किसके अंदर, लिंक टैग के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट टैग है, ध्यान रखना ये। और फिर आप हेड सेक्शन को क्लोज कर दोगे। CSS फाइल को HTML लोड कर सकते हैं किससे, लिंक टैग से, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है मेरे द्वारा। देखिए जो कंटेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है लास्ट टाइम में यूज आने वाला सारा मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ गया हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेटा टैग, यह हेड सेक्शन में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, ये हेड सेक्शन के अंदर यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए मेटा HTTP, यहाँ पे इसकी एट्रीब्यूट है नेम कंटेंट। इसे मेटा क्या है, देखिए आपका सर्च इंजन होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, वो आपकी वेबसाइट को, पेज को कैसे यूजर के पास लेके जाएंगे। भाई मशीनों को कैसा पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये कंटेंट आपने प्रोवाइड किया है। आपको क्या करना पड़ता है कि ये भी हेड सेक्शन के अंदर लगता है आपका मेटा टैग, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ लगता है, ये हेड सेक्शन के अंदर। तो आप वेबसाइट से रिलेटेड जो भी कंटेंट हो यहाँ पे लिखते हो कि भाई ये मेरा कंटेंट है, ये इस पेज के अंदर मैंने प्रोवाइड किया है, जब कभी भी किसी यूजर को जरूरत पड़े तो क्रॉलर से, स्पाइडर से वो सर्च करके वहां पे यूजर के पास ले जाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा ना मेटा, डेटा अबाउट डेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं, DBMS के अंदर पढ़ा ना अच्छे से। वो ये प्रोवाइड करता है आपका HTML पेज जब रेंडर होता है आपके सर्च इंजन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए मेटा केयर सेट, ये क्या आपका एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे क्या यूनिकोड प्रोवाइड करता है कि भाई आप HTML पेज जो यूज कर रहे हो उसके लिए किस तरह की एनकोडिंग स्कीम आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए यह HTML की कैरेक्टर एनकोडिंग को बताता है। और ध्यान रखना अभी जो यूज की जाती है वो की जाती है UTF-8, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी बच्चों, UTF-8, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, क्या है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, UTF-8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टैग है यहाँ पे,
एंकर टैग और हाइपरलिंक टैग। तो हमने कौन कौन सा टैग पढ़ लिया? सबसे पहले हमने पढ़ लिया कंटेनर टैग, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ लिया एम्प्टी टैग। ये बेसिकली दोनों टैग का यूज किया जाता है यहाँ पे। ओके, अब जो कुछ और टैग बचे हुए इंपॉर्टेंट, वो चाहे कंटेनर भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, तो उसके अंदर से जो बचे हुए वो मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एंकर टैग और हाइपर लिंक टैग चाहे उसे आप एंकर टैग बोलिए या हाइपर लिंक टैग बोलिए, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करना, आपका ये एक पेज है और दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करना है, ये काम कौन करता है? आपका एंकर टैग। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने एक पेज बनाया demo.html, जिसके अंदर लिखा मैंने हेलो इंडिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए पेज है, इसका नाम क्या है? demo2.html, और मैंने इसके अंदर लिख लिया, क्या लिखा? हेलो इंडिया, ठीक है, ये बना रखा है, या फिर से मैं बना दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई कोई ऐसा एक एक मैंने पेज खोला demo1.html, और इसके ऊपर मैंने एक लिंक लगाया, ठीक है, एंकर टैग। इसके ऊपर जब क्लिक करूँ तो ये वाला पेज खुल जाना चाहिए। समझ में आई बात? मैं एक दूसरी साइट, मैंने एक और पेज बनाया demo.1.html, और मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये वाला पेज खुल जाना चाहिए, क्योंकि क्लिक हियर करूंगा तो नेक्स्ट वेबसाइट का पेज खुल जाना चाहिए। यही तो करते हैं हम। आप गिग्स के ऊपर जाते हो तो, और विकीपीडिया के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे लिंक रहते हैं, जैसे क्लिक हियर, जैसे क्लिक करोगे दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो देखिए कैसे वर्क करता है ये। ए एंकर टैग HRF एट्रीब्यूट का आपको यूज करना पड़ेगा, और जिस भी पेज को आप क्लिक इवेंट पे खुलाना चाहते हो वो यहाँ पे सप्लाई कर दोगे demo2.html। देखिए यहाँ पे demo2.html लिखा हुआ है, और ये एंकर टैग क्लोज हो गया। अब यूजर को क्या कीवर्ड दिखना चाहिए? यूजर को जो आपका कीवर्ड, मतलब जो टेक्स्ट दिखाई देगा वो दिखाई देगा क्लिक हियर, ठीक है। क्या दिखाई देगा? क्लिक हियर। और ये आपने कोड कहाँ किया है? demo1.html के, मतलब इस पेज के अंदर ये वाला आपने कोड किया है, ठीक है। तो जब इस वाले पेज को आप रन करोगे तो demo1.html चलेगा, और ये क्लिक हियर देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ध्यान रखना, जो भी एंकर टैग है उनके नीचे अंडरलाइन आता है। क्या आता है? अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन से होगी मतलब ये लिंक, हाइपर लिंक पेज है। अब देखिए, अब इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, इसी पेज के ऊपर ध्यान रखना, इसी पेज के ऊपर दूसरा पेज खुल जाएगा। ये पेज खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है? इसी पेज के ऊपर खुल रहा है, ठीक है। आपको बताने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। जैसे क्लिक करोगे demo2.html हेलो, इसी पेज के ऊपर खुल जाएगा। सेम स्क्रीन ओवरराइड, सेम स्क्रीन सेम विंडो, सेम स्क्रीन सेम विंडो, ठीक है। इसी विंडो की स्क्रीन के ऊपर ये पेज खुल जाएगा, मतलब इससे क्या कर लेगा? ओवरराइड कर देगा। अब ये वाला पेज आपका छुप जाएगा और ये वाला पेज आपका दिखने लग जाएगा, ठीक है। कई कई वेबसाइट पे क्लिक करते तो होता है ना ऐसा। चलिए, अब दूसरा तरीका क्या है हम नहीं चाहते कि भाई पहला वाला पेज गायब हो। पहला वाला पेज मैं नहीं चाहता गायब हो, मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करो, दूसरी जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर खुल जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ए एच आर एफ इक्वल टू demo2.html, यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा जो है आपका टारगेट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ब्लैंक ओपन्स पेज इन न्यू टैब ऑफ सेम विंडो। विंडो सेम रहेगी, सेम विंडो मतलब सेम ब्राउजर, ठीक है। क्लिक हियर ए। अब क्या होगा? देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने ये ऐड किया है, demo1.html पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर पे क्लिक करोगे, तो देखिए यहाँ पे ये वाला पेज तो यहाँ पे है ही है। अब नेक्स्ट वाला पेज नेक्स्ट वाली टैब में खुल जाएगा, ध्यान रखना, नेक्स्ट वाला पेज नेक्स्ट टैब में खुल जाएगा। अभी यहाँ पे आपके दोनों पेज ओपन है। क्या है? यहाँ पे दोनों पेज ओपन है सेम विंडो में। किसमें? सेम विंडो के अंदर। यहाँ पे अब आपके पास एक और टाइप आता है। आप चाहते हो कि जो पेज खुले वो न्यू विंडो के अंदर खुल जाए, दूसरे ब्राउजर के अंदर ही खुल जाए। अभी देखिए सारी चीजें सेम ब्राउजर में खुल रही थी, ठीक है। तो आप क्या करोगे? href demo2.html टारगेट न्यू क्लिक हियर। अब आपने किया, जैसे क्लिक हियर पे क्लिक किया, अब ये जो पेज खुला आपकी न्यू विंडो के अलग खुला है ये वाला पेज अलग विंडो में है और ये वाला पेज आपका किसमें? अलग वाले विंडो के अंदर खुल गया, ठीक है। तो तीन तरीके से आप पेज ओपन कर सकते हो। क्या क्या यूज करता है? एक तो कुछ भी सप्लाई नहीं करोगे तो ओवरराइड करेगा सेम पेज पे। एक अगर आपने ब्लैंक सप्लाई किया है तो न्यू टैब में ओपन करेगा, ठीक है। और एक अगर आपने न्यू सप्लाई किया है टारगेट के अंदर तो क्या करेगा? न्यू विंडो में ओपन करेगा। ओके, मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अमूमन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब जो वेबसाइट पे आप जाते हो, कुछ वेबसाइट अमूमन वेबसाइट जो होती है वहाँ पे आपको फोन करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है कि कॉल अस। तो देखिए ये कैसे सप्लाई होता है, ए एच आर ए, जहाँ पे हम
TEL क्या यूज करते हैं, TEL, ये एट्रीब्यूट और वैल्यू का हम यूज करते हैं। जैसे ही आप क्या करते हो, कॉल पे क्लिक करते हो, इस वाले नंबर पे कॉल हो जाता है। यहाँ पे देखना, यूजर को मोबाइल नंबर शो नहीं होते हैं, है ना। हम देखते हैं ना भाई, कॉल क्लिक करते हो तो उस घंटी चली जाती है। कैसे होता है ये, पीछे वाली साइड कोड कर रखा हो इस तरीके से, AHREF TEL :999, ये मोबाइल नंबर जो भी आप दो यहाँ पे, है ना। ये टेलीफोन, TL मतलब टेलीफोन, कॉलर्स और है, तो यहाँ पे नंबर चला जाएगा, है ना। इस पे अगर मेल करना हो तो मेल के लिए भी देखिए AHREF मेल टू, आपको एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा HREF के अंदर, और यहाँ पे आप मेल आईडी यहाँ पे सप्लाई कर दोगे। तो जैसे इस ईमेल पे क्लिक करोगे, आपके पास एक मेल बॉक्स खुल जाएगा जो डायरेक्ट मेल सेंड करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने जो अभी पढ़ा उसका क्विक रिव्यू कर देते हैं। टेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पे हमने जो टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, कंटेनर और एम्प्टी टैग, जिसमें हेडिंग टैग देखा, स्ट्राइक टैग देखा, इसके अलावा पी टैग इंपॉर्टेंट है, मार्क मेक टैग इंपॉर्टेंट है ना। फिर यहाँ पे मार्क टैग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसके बिहेवियर और माउस और प्रॉपर्टी का ध्यान रखना। फील्ड सेट टैग इंपॉर्टेंट है, लीजेंड टैग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे है ना, इसमें अंदाजा नहीं लगता है स्टूडेंट्स को अगर उसने पढ़ा नहीं होगा। ओके, फिर देखिए टीटी टैग, हाँ, टीटी टैग वेट डिक्रीज कर देता है। प्री टेक, ये टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देता है। प्रोग्रेस टेक, फिर देखिए यहाँ पे हमने पढ़े एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग ब्रेक, हॉरिजॉन्टल, इमेज टैग इंपॉर्टेंट है, हर समय यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। फेविकॉन, लिंक टैग, है ना, मेटा टैग। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट एक टैग और कौन सा, एंकर टैग पढ़ा, जिसके अंदर हमने देखा कि भाई पेज किस किस तरीके से ओपन हो सकता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो हमने टारगेट के अंदर अलग अलग वैल्यू सप्लाई की और अलग अलग तरीके से हमारा पेज ओपन हुआ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, लीस्ट एंड लिस्ट टाइप। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, लिस्ट एंड लिस्ट टाइप। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिस्ट और लिस्ट टाइप, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम HTML के कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो देखिए HTML 4.0 के अंदर दो लिस्ट आपकी बच्चों डिफाइन कर रखी है। कौन सी, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को OL से रिप्रेजेंट करते हैं और अनऑर्डर लिस्ट को UL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, HTML 5.0 के अंदर लिस्ट को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेटा लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेटा लिस्ट। यहाँ पे शायद ये डेटा लिस्ट नहीं है, यहाँ पे इसका जो नाम है वो है डिस्क्रिप्टिव और डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, ये है आपकी डिस्क्रिप्टिव या डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, मुझे ऐसा लगा डेटा लिस्ट होगा इसलिए मैंने चिपका दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब वन बाय वन हम क्या इन लिस्ट को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट देखिए आपका ऑर्डर लिस्ट, तो सीधा मैंने यहाँ एग्जांपल चिपकाया है क्योंकि आपको एग्जांपल से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का। ऑर्डर लिस्ट आपको बनानी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, OL ब्रैकेट ओपन और /OL ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर आपको LI टैग का यूज करना पड़ेगा, LI रिप्रेजेंट फॉर लिस्ट। LI टैग यूज किया, LI क्या दिया आपने, ABC/LI, तो ये क्या आपका बंद हो गया। अब आप बताओ, स्टार्टिंग टैग भी है, एंडिंग टैग भी है, स्टार्टिंग टैग भी है, एंडिंग टैग भी है। ऐसे जो भी टैग है उनको हम क्या बोलेंगे, कंटेनर टैग बोलेंगे। ठीक है, और हम कंटेनर टैग के अंदर पढ़ रहे सारी चीजें। यहाँ पे देखिए LI, और ये हो गई आपकी /LI। ठीक है, DEF LI/LI GHI। अब इसका आउटपुट कैसे दिखेगा, देखिए अगर आप लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो आउटपुट ये रहा, इसका आउटपुट ये क्या है, इसका आउटपुट 1.abc 2.def 3.ghi। अब आप बोलोगे सर मैंने यहाँ पे नंबरिंग तो की ही नहीं, कहाँ से आ गई। तो देखिए ऑर्डर लिस्ट की ये विशेषता है, अगर आप यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करते हो बच्चों, तो बाय डिफॉल्ट नंबर प्रिंट होंगे, इसलिए इसको नंबर लिस्ट भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ऑर्डर लिस्ट को नंबर लिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में दूसरे में आ जाइए, इससे आप और क्लियर होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए ऑर्डर लिस्ट और आपने लिखा टाइप इक्वल टू ए, ये टाइप क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। क्या बोलेंगे हम इनको, क्या बोलेंगे बच्चों, एट्रीब्यूट बोलने वाले हैं। ठीक है, LI ABC/LI LI DEF/LI LI GHI/LI, और ये क्या हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे
इसका आउटपुट क्या रहने वाला है, देखिए ए बी सी और सेम जो एलिमेंट है यहाँ प्रिंट हो गए। एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपने ए पास किया तो यहाँ पे ए बी सी पास हो गया, और यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया तो 1 2 3 आ गया। मैंने क्या बोला, अगर एट्रीब्यूट टाइप के अंदर आप कुछ भी पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 प्रिंट करेगा। अगर आपको ए बी सी डी प्रिंट करानी है तो आपको स्टार्टिंग अक्षर प्रिंट कराना पड़ेगा ए बी सी। अगर आपको देखिए यहाँ पे रोमन के अंदर प्रिंट कराना है तो आपको जैसे ये रोमन वर्ड है आई, ये प्रिंट कराया मैंने, तो देखिए क्या आ जाएगा आउटपुट 1 2 3 रोमन लैंग्वेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट वर्क करती है। ओके, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, और यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हम बात करें अनऑर्डर्ड लिस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर नंबरिंग का यूज नहीं होगा। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर देखिए, अगर आप सेम पहले वाला एग्जांपल ले रहे हैं, बस मैंने यहाँ पे ओ एल की जगह यू एल कर लिया, ओ एल ओपन स्लेश यू एल, यू एल है ना, एल आई ए बी सी, देखिए क्या आंसर आएगा, ए बी सी है ना। और बाय डिफॉल्ट डिस्क प्रिंट हो गए, जो ये डॉट है ना इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्क बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ये डिस्क प्रिंट होता है। देखिए यू एल टाइप इक्वल टू सर्कल, अगर आप सर्कल स्पेसिफाई करोगे तो देखिए सेम आपका ये प्रोग्राम है और यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, तो ये क्या है, सर्कल। ठीक है, अगर आपने स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बुलेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे बच्चों, स्क्वायर बनने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा क्या किसे क्या होने वाला है, और इसका मतलब आपको ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। डीएल जो HTML 5.0 के अंदर डिफाइन है, डिस्क्रिप्टिव या डेफिनेशन लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर समय एग्जाम से क्वेश्चन बनता है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि डीएल के अंदर डीटी आता है, डीटी के अंदर डीडी आता है, कौन किसके अंदर आता है, और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है सीरीज का। तो देखिए यहाँ पे डीएल की फुल फॉर्म क्या है, डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन लिस्ट। डीटी की क्या है, डेटा फॉर्म, और डीडी की है आपके पास डेटा डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन। तो डीटी का यूज कब करोगे, जब आप सिंगल लाइन प्रिंट करनी हो, सिंगल लाइन के लिए यूज करते हैं। डीटी का यूज आप कब करोगे, जब आपको पैराग्राफ के लिए यूज करना हो। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए आपको कैसे यूज करना है, आपको यूज करना है डीएल और स्लेश डीएल, ये ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसके अंदर आपको कैसे यूज करना है, देखिए बच्चों, डी और स्लेश डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या मैंने डी स्लेश डी और इसके अंदर पैराग्राफ पास किया, डी और एक लाइन पास की स्लेश डी और डी। यहाँ पे किस तरीके से देखिए, इस फर्स्ट वाले के अंदर मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ सिंगल रो प्रिंट हो, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे सिंगल लाइन के लिए यूज कर रहा हूँ। देखिए एबीसी सिंगल लाइन है तो मैंने डी टैग का यूज किया। अब यहाँ पे मेरे पास एक से ज्यादा पैराग्राफ है, ठीक है, ये पैराग्राफ है, मैंने लिखा पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, डी टैग का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए डी का यूज किया, फिर देखिए सिंगल लाइन है तो डी, और पैराग्राफ है तो डी का यूज किया। आउटपुट क्या आएगा, देखिए एबीसी, ये पैराग्राफ 1 और 2 इस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, डी ई एफ, और पैराग्राफ 3 और 4 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो ध्यान रखना किस तरह से वर्क करता है ये डीएल, डीएल के अंदर आपका डीटी, और डीडी कहीं भी वर्क कर सकता है, इसके साथ आपका क्या आ जाएगा, डीडी आ जाएगा, ये आ जाएगा डीडी आ जाएगा, ये आपका डीटी आ जाएगा। ठीक है, जैसे भी आपको क्या करना है, इसका यूज करना है, कौन से टैग का, यहाँ पे डीएल टैग का। तो उम्मीद है ये तीनों टैग इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑर्डर लिस्ट का, और ये जो एट्रीब्यूट है इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। तो हमने देखिए बहुत अच्छे से देख लिया इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है। ओके, अब हम देखने वाले हैं टेबल के बारे में। ठीक है, क्या देखने वाले बच्चों, टेबल के बारे में देखने वाले। देखिए यहाँ पे रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन, भाई टेबल क्या होगा, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन ही होगा। ये टेबल है, ये क्या होती है इसकी रो, और ये क्या होता है इसका कॉलम, ऑब्वियस सी बात है, देखा था ना हमने डीबीएमएस के अंदर। तो ये जो टेबल की रो है उसके लिए टैग यूज करते हैं वो है आपका टी आर। क्या यूज करते हैं, टी आर यूज करते हैं। और कॉलम के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी डी, क्या यूज करेंगे, टी डी यूज करेंगे। ध्यान रखना, जैसे मुझे अंदर डेटा डालना है तो मैं टी डी का यूज करूंगा, पर अगर मुझे इसकी हेडिंग लगानी है, ऑब्वियस सी बात हेडिंग लगाएंगे ना भाई, जैसे टेबल है, रोल नंबर है, नेम है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे टी एच यूज करूंगा।
ठीक है, आगे चल के हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो टी एच टेबल हेडर, टी डी टेबल डेटा, साफ साफ पता चल रहा है टेबल रो। इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, टेबल के अंदर टी आर और टी आर के अंदर टी डी का यूज करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए ये लिखा हुआ है टेबल, ओपन किया हमने, विड्थ इक्वल टू 400, ये इसकी एट्रीब्यूट है, अलग से मैंने नहीं बताया, एग्जाम्पल के साथ ही बता रहा हूँ मैं। विड्थ 400, बॉर्डर 2, और अलाइनमेंट क्या रखा मैंने, सेंटर रखा, किसका, टेबल का रखा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है टी आर और टी एच ए स्लेश टी एच बी स्लेश टी एच ओ स्लेश टी आर। यहाँ पे देखिए इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, ये है आपकी फर्स्ट रो, देखिए यहाँ पे रो। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ आपकी क्या हो जाएगा, एक रो बन जाएगी, मान लीजिए ये रो बन गई। ठीक है, अब इस रो के अंदर सबसे पहले क्या बनेगा, टी एच ए नाम का ये जो डेटा है प्रिंट हो जाएगा, इस रो के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, बी, ये हो गया आपके पास बी। ओके, चलिए, और फिर क्या कर दिया आपने, इस रो को क्लोज कर दिया, तो ये रो यहाँ पे क्लोज हो गई। अब वापस देखिए दूसरी रो ओपन हो रही है टी आर, इसके अंदर फिर से क्या है, टी डी सी स्लेश टी डी, ये हो गया सी, और ये हो गया नेक्स्ट वाली लाइन डी, ये हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम। ठीक है, स्लेश टी आर मतलब ये वाली रो फिर से यहाँ खत्म हो गई, यहाँ स्टार्ट हुई यहाँ खत्म हो गई। फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड रो, इस थर्ड रो के अंदर दो कॉलम है। पैटर्न समझ में आया आपको, इस फर्स्ट, ये जो फर्स्ट रो है इसके अंदर दो कॉलम है, ये सेकंड रो इसके अंदर दो कॉलम है, थर्ड रो इसके अंदर दो कॉलम है। ओके, नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ। अब डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है, जो मैंने यूज़ किया है टैग, वो है आपका टेबल हेड। क्या है आपका, टेबल हेड। और यहाँ मैंने यूज़ किया है, यहाँ मैंने जो यूज़ किया है वो है आपका टेबल डेटा। क्या है यहाँ पे, टेबल डेटा, और यहाँ पे भी क्या है आपका, टेबल डेटा। अब देखिए सॉरी, अब आउटपुट के अंदर आप इसको कैसे पहचानोगे, देखिए यहाँ पे जो टेबल हेड जो डेटा है जो यूज करोगे आप, वो हमेशा बोल्ड में आएगा और सेंटर लाइन आएगा। देखिए यहाँ पे ये बोल्ड में है और सेंटर लाइन है, बोल्ड में और सेंटर लाइन है। जबकि टी डी के अंदर जो आप यूज कर रहे हो इस टैग के अंदर, वो नॉर्मल फॉन्ट होगा और लेफ्ट अलाइन होगा। देखिए नॉर्मल फॉन्ट है और लेफ्ट अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, ये है इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में इस स्क्वायर ब्रैकेट के इसके लेफ्ट है, इसके लेफ्ट में। ये क्या है, सेंटर में और बोल्ड है, तो ये बोल्ड है, आप क्या बोल सकते हो इसको, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, समझ में आई बात। तो जिससे क्या हो गया आप, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, आप टेबल को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये कंटेनर टैग है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, लास्ट में टेबल आप तो क्लोज करना भूल गए, तो मैं ही क्लोज कर देता हूँ, ये रही आपकी टेबल, क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये आपकी टेबल इस तरीके से आपको नजर आएगी। क्या बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है, टी टेबल के अंदर टी आर यूज किया जाता है, टी आर के अंदर टी एच यूज किया जाता है, टेबल के अंदर टी आर यूज किया जाता है, टी आर के अंदर टी डी यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेल पेडिंग, सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग की। देखिए यहाँ पे सेल पेडिंग का मतलब क्या है कि जैसे ये लेटर है, तो ये जो बाउंड्री है इससे कितना दूर रहना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, सेल पेडिंग। जैसे यहाँ देखिए सेल पेडिंग ये इतना दूर है, जबकि सी की बात करूँ तो लेफ्ट बाउंड्री से बिल्कुल सटके है, बाकी राइट से बहुत दूर है, और टॉप से बहुत दूर है, और बॉर्डर और जो बॉटम है उससे सटके है। ठीक है, तो अगर इसकी स्पेस डिसाइड करते हैं हम अंदर वाली, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल पेडिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग क्या हो गया, ये जो आपका सेल है, ये जो आपका सेल है, इन दोनों के बीच में कितनी स्पेस रहनी चाहिए। जैसे एक ये सेल है और ये एक सेल है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सेल पेडिंग सेल स्पेसिंग समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टीडी के एट्रीब्यूट्स। टीडी जो आप टेबल डेटा है, क्या उसके भी एट्रीब्यूट्स हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। आपका एक है एट्रीब्यूट कॉल स्पान, दूसरा है आपका रो स्पान। कॉल स्पान और रो स्पान, कॉल स्पान देखिए दो या दो से अधिक कॉलम को मर्ज करने के लिए यूज किया जाता है, और रो स्पान क्या किया जाता है, दो से दो अधिक रो को मर्ज करने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया उसके ऊपर कि कॉल स्पान का क्या यूज है, दो या दो से ज्यादा कॉलम को मर्ज करने के लिए। यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन आता है कि भाई आपको ऐसा ही इस तरह का सा आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि फाइनल आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम आप फाइट कर रहे हो, जो आईए के लिए आप फाइट कर रहे हो उसके लिए इनफ है कंटेंट। कॉल स्पान देखिए कॉलम मर्ज करने का काम आता है, और यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। देखिए टेबल, टेबल ये यहाँ पे ओपन हुई है, तो टेबल देखिए यहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है, मिलाते हुए चलते हैं, ये टी आर है, टी आर है,
कुछ भी समझ नहीं आया जब टैग मिला तो टी आर टी आर टी आर टी आर, और यहाँ पे एक टी आर रह गया है ना, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टी आर, देखा ना मिलाने से फायदा हुआ ना। देखिए यहाँ पे एक भी गलती हुई थी जो पकड़ी गई यहाँ से। ठीक है, तो रो कितनी बनेगी, 1 2 3 4, तो ये 4 रो बना, तो 1 2 3 और 4। अब चलिए अंदर चलते हैं। इस एक रो के अंदर टी डी कोल स्पान 4 लिख रखा है, इसका क्या मतलब है, और इसको जो डेटा है उसका ए दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो रो है उसके अंदर 4 कॉलम आपस में मर्ज होंगे। क्या होंगे, 4 कॉलम आपस में मर्ज होंगे। तो देखिए, और अंदर वैल्यू क्या रहेगी, ए रहेगी। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, लेफ्ट लाइन रहती है और नॉर्मल रहती है। तो यहाँ पे 4 कॉलम मर्ज कर दिए इस रो के अंदर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कॉलम हो गए। फिर ये रो खत्म हो गई, तो ये रो खत्म हो गई। अब इस रो में थे और ये रो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट रो बनेगी टी आर, टी डी बी स्लेश टी डी, टी डी सी स्लेश टी डी, टी डी स्लेश टी डी, टी डी डी ई स्लेश टी डी। इसका मतलब यहाँ पे कितने कॉलम बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 और 4, और नाम डेटा क्या है, बी सी डी ई। 4 कॉलम बना दीजिए, ये बी सी डी और ई। आई बात समझ में। और यहाँ पे नेक्स्ट आपकी रो खत्म हो गई, ये रो खत्म। तो एक रो बन गई, दूसरी रो बन गई। क्या और रो है, देखिए हाँ एक और रो है, टी आर लिखा हुआ है। अब इस रो के अंदर आते हैं, टी डी कोल स्पान 3, इसका मतलब क्या है, जो 3 कॉलम है स्टार्टिंग के वो मर्ज रहेंगे और उसकी वैल्यू होगी एफ। तो 3 कॉलम दीजिए, 1 2 और 3, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, एफ रहने वाली। तो यहाँ एफ डाल देता हूँ। ओके, और फिर इसके बाद ये तो हो गया आपके 3 कॉलम के एक ही साथ, और यहाँ पे फिर एक कॉलम और है टी डी जी। तो देखिए ये क्या हो गया, आपका जी हो गया। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फोर्थ रो, टी आर स्टार्ट हुई, तो ये फोर्थ रो के ऊपर हम आ गए। टी डी कोल स्पान 2, तो यहाँ पे कितने कॉलम मर्ज होंगे, बताओ आप मेरे को, 2 कॉलम मर्ज होंगे, ये दोनों। ठीक है, टी डी कोल स्पान 2 आई, और इसका नाम क्या रहेगा, एच, तो यह कर दिया एच। और ये देखो इस कॉलम के अंदर 2 मर्ज होंगे, इसका नाम रहेगा आई, तो ये हो गया आई। ओके, और फिर ये वाली रो क्लोज हो गई और पूरी टेबल क्लोज हो गई। तो ये वाली रो क्लोज हो गई, पूरी टेबल आपकी क्लोज हो गई। तो एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे इस तरह के तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन HTML के अंदर मुश्किल है, क्योंकि आपका ये का एग्जाम है, तो इसको बनाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कॉल स्पान का क्या मतलब है, इसी प्रकार से आपका होता है रो स्पान। रो स्पान के अंदर क्या होगा, रो को मर्ज किया जाएगा, रो को मर्ज किया जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट कौन कौन से है, यूज हम करते हैं विड्थ, हाइट, बॉर्डर, अलाइन, बीजी कलर, सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग। ठीक है, विड्थ की जो नापने की इकाई होती है वो पिक्सल में रहती है, पिक्स बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हाइट, बॉर्डर, अलाइन, अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या रहता है आपका, लेफ्ट अलाइन रहता है, जैसा कि हमने अभी देखा था सॉरी, अलाइन देखिए राइट और सेंटर भी हो सकता है। बीजी कलर, सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग, यहाँ पे आप अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हो, किसके अंदर, टेबल के अंदर। ओके, इस तरीके से आप टेबल के अंदर कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म्स हम बेसिकली बात करने वाले हैं, फॉर्म्स की बात करने वाले हैं अब। ओके, तो फॉर्म्स की बात करें उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि HTML के अंदर अगर आपको कमेंट पाना है, अगर आपको कमेंट का यूज करना है, तो देखिए कमेंट का जो सिंटेक्स हो कैसा है, ये एंगुलर ब्रैकेट ओपन, और ये एक्सक्लेमेशन सिंबल नोट वाला, और ये डबल आपके क्या हो जाएंगे, डैश। और बंद कैसे होगा, ये डबल डैश और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो स्टार्ट हो गया क्या आपका कमेंट सेक्शन, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, एंड हो गया। ओके, और अगर इसके बीच में आप कुछ भी लिखोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका कमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, HTML के अंदर कमेंट का यूज करते हैं। ओके अब हम बात करने वाले फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, देखिए यूज टू क्रिएट फॉर्म इन HTML पेजेस। अगर आपको HTML पेजेस के अंदर फॉर्म डिजाइन करना है तो हमें फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका, देखिए फॉर्म अगर आपने डिजाइन किया तो उसके अंदर फिर आप क्या क्या रख सकते हो, आप टेक्स्ट फील्ड रख सकते हो, चेक बॉक्स का यूज कर सकते हो, रेडियो बटन्स का यूज कर सकते हो, सबमिट बटन का यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स है आप फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, अगर ऑब्वियसली बात है कि आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया ही होगा, तो वहां पे आप देखते होगे कि आपको
आपको लेबल भी दिखता है और आप अपना नाम भी एंटर कराते हो, आप डेट ऑफ बर्थ भी एंटर कराते हो, आप जेंडर भी चेक करते हो। रेडियो रेडियो बटन या मेल या फीमेल के ऊपर आप रेडियो बटन या फीमेल के ऊपर एक के ऊपर क्लिक करते हो। फिर जब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है तो आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हो। तो ये क्या है, पूरा एक फॉर्म है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे कोई फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, उनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट एलिमेंट की। तो देखिए इनपुट एलिमेंट का मतलब क्या है कि आप जो भी इनपुट दोगे अब अलग अलग तरह के हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनपुट एलिमेंट के अलग अलग कैटेगराइजेशन है। अगर आप टेक्स्ट का यूज करोगे एट्रीब्यूट के अंदर, जैसे इनपुट टाइप के अंदर आप टेक्स्ट यूज करोगे, तो आपका जो इनपुट टैग है, आपका जो इनपुट एलिमेंट है वो टेक्स्ट बॉक्स की तरह वर्क करेगा। क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स की तरह आप कुछ भी लिखोगे वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखोगे। ओके, डिस्प्ले अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट, ये क्या करेगा, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट को डिस्प्ले करेगा। आगे चल के हम देखने वाले हैं। अभी देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो करते हो तो डिस्प्ले रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मेनी डिवाइसेस। रेडियो बटन का मतलब क्या होता है, ऐसे गोल गोल बटन होते हैं ना, जैसे मेल फीमेल दो दिए होते हैं। तो मेल है तो इस पे क्लिक करेंगे तो एक पे आपने क्लिक किया तो दूसरा ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा, वो दूसरे पे क्लिक किया तो पहला ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। ठीक है। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स लेते हो मतलब यहाँ पे बॉक्सेस होते हैं ना। ठीक है, अगर आपको किसी कोर्स में पढ़ना है तो आप जो जो भी कोर्स पढ़ना चाहते हो उनको चेक कर दीजिए, जैसे आप चेक बॉक्स लगा देते हो इस तरीके से। सबमिट करते हो तो जब आपका फाइनल फॉर्म भर जाता है तो आप किस पे क्लिक करते हो, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हो। ठीक है, और इनपुट टाइप बटन, अगर कोई भी और बटन देना हो, ठीक है, तो इनपुट एलिमेंट के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट बटन और ये बहुत सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे तरीका क्या रहेगा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ओके, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड की भी हम बात कर लेते हैं साथ साथ में। देखिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जहां से आपको चीजें क्लियर होगी। देखिए अब वन बाय वन हम इनको पढ़ने वाले हैं, जैसे ये टेक्स्ट फील्ड पढ़ने वाले हैं, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और देखिए यहाँ पे तो आपको कैसे डिजाइन करना है, ये हो गया आपका फॉर्म और ये हो गया फॉर्म आपका क्लोज स्लेश से। तो आप बताओ अगर फॉर्म स्टार्ट हुआ एंड हुआ तो उसमें कौन सा टैग बोलेंगे, कंटेनर टैग बोलेंगे। समझ में आ गई बात, चलिए आगे चलो। लेबल फॉर एफ नेम, फर्स्ट नेम, लेबल और ब्रैकेट, मैं समझा रहा हूँ आपको एक एक चीज, ये आप एग्जांपल समझ लो, बाकी सारे अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टैग क्या लगा हुआ, लेबल। सबसे पहले ये लेबल टैग ओपन हुआ है और लेबल टैग यहाँ पे क्लोज हुआ है। एक बात तो मुझे समझ में आ गई। दूसरी बात, जो डिस्प्ले होगा यूजर को वो क्या होगा, फर्स्ट नेम डिस्प्ले होगा। क्या डिस्प्ले होगा, फर्स्ट नेम। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम डिस्प्ले होगा। तो ये वाली जो लाइन है वो क्या डिस्प्ले कर रही है, ये रिजल्ट डिस्प्ले कर रही है। और कहाँ कर रही है, ब्राउजर के अंदर। सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फॉर मतलब इसकी आईडी क्या है, इस आईडी को मैंने नाम दिया एफ नेम। ठीक है, तो फॉर एफ नेम और फर्स्ट नेम में डिस्प्ले करा रहा हूँ और ये बंद हो गया। नेक्स्ट देखो, इनपुट टाइप मैंने क्या लिया, टेक्स्ट लिया। अब इसका मतलब जो भी डब्बा बनेगा वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर बनेगा, वो इनपुट लेगा। आईडी उसको मैंने एफ नेम दिया है, ये नेम और ये नेम मैंने सेम रखने की कोशिश की ताकि ये एक ही ग्रुप के हो जाए। ठीक है, और नेम क्या डिस्प्ले करा, और यहाँ पे इसका नेम क्या दिया मैंने एट्रीब्यूट के अंदर, वो एफ नेम ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन आपके आउटपुट में प्रिंट कर रही निकाल रही है वो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलेंगे ताकि इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट, आपका जो नाम है वो भर सकते हो। नेक्स्ट देखो, लेबल फॉर लास्ट नेम, लास्ट नेम लेबल सेम है। ये जो ऊपर वाली लाइन है वो क्यों है सेम, यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, और इनपुट का जो इस टेक्स्ट बॉक्स का जो आउटपुट आएगा वो ये आने वाला है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, हमने एम्प्टी टैग का यूज कर रखा है। बताओ आप मुझे कहाँ है एम्प्टी टैग, ये रहा सर एम्प्टी टैग, बी आर एम्प्टी टैग है, ये एम्प्टी टैग है, ये एम्प्टी टैग है। ओके, तो कंटेनर टैग, एम्प्टी टैग दोनों यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे लेबल टैग का यूज किया है। दूसरी बात, मैंने लेबल के अंदर यहाँ पे एक इनपुट टैग का इनपुट फील्ड का यूज किया है, इनपुट एलिमेंट का यूज किया है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट फील्ड का यूज किया है। ठीक है, फिर से लेबल हो गया, फिर से इनपुट मैंने एलिमेंट का यूज किया जहाँ पे मैंने टेक्स्ट फील्ड का यूज किया है। आई बात समझ में। तो अगर इस प्रोग्राम को रन करोगे मतलब ब्राउजर के अंदर ओपन करोगे तो ये आपका आउटपुट रहने वाला है। इसका आउटपुट क्या है, ये इसका आउटपुट है। ठीक है, समझ में आई बिल्कुल बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वन बाय वन आप चलते रहो बार बार एग्जांपल आएंगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। लेबल एलिमेंट के अंदर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेबल एलिमेंट का फोर एट्रीब्यूट और इनपुट एलिमेंट का आईडी एट्रीब्यूट।
लेबल एलिमेंट का 4 एट्रीब्यूट और इनपुट का आईडी एट्रीब्यूट का नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका अगर सेम नाम रखेंगे तो जब हम बैकएंड में जो कोड करेंगे ना, हम जैसे अभी ये तो दिख रहा है, जब आप कोड करोगे या बैकएंड बाद में कोई प्रॉब्लम आई तो दूसरा यूजर आएगा तो उसको पता रहेगा कि भाई ये जो लेबल है इस इनपुट टेक्स्ट के लिए है, ये इसका यूज आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम अब किसकी बात करेंगे, रेडियो बटन की। देखिए यहाँ पे अब हम क्या, ये आपका इसका आउटपुट है प्रोग्राम का, तो इस आउटपुट को भी आप देखते जाना है। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बोलूँ, यहाँ पे 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो ध्यान रखना, एक लाइन इसके लिए है, एक लाइन इसके लिए, एक लाइन इसके लिए, एक लाइन इसके लिए, एक लाइन इसके लिए, एक लाइन इसके लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली लाइन से क्या डिस्प्ले होगा, ये फर्स्ट वाला रेडियो बटन, सिर्फ रेडियो बटन की बात कर रहा हूँ मैं। और जो सेकेंड वाली लाइन है ये HTML, इससे क्या डिस्प्ले होगा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये HTML लिखा हुआ, ये डिस्प्ले होगा। सेम इन दोनों लाइन से ये दोनों, और इन दोनों लाइन से ये दोनों। देखते हैं अब इनपुट टाइप रेडियो। देखिए टाइप क्या लिया मैंने, यहाँ पे रेडियो लिखा, मेरे ख्याल से आपको विजिबल होगा ये, मैं थोड़ा और इसको लार्ज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए बच्चों, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिया, इसका मतलब ये जो इनपुट बॉक्स है, इनपुट एलिमेंट है, वो रेडियो टाइप की तरह यूज होगा। ठीक है, और आईडी मैंने HTML लिखी है इसकी, क्योंकि मैं इसका नाम HTML देना चाहता हूँ। नेम फेवरेट लैंग्वेज लिखा है मैंने, वैल्यू HTML लिखा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कोड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ एट्रीब्यूट का ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेबल 4 इक्वल टू HTML। ओके, और देखिए इस क्या बोला, लेबल ये भी HTML है और ये भी HTML हमने सेम रखा। फिर देखिए HTML और लेबल, तो ये जो डिस्प्ले हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ये HTML हो रहा है। ठीक है, भाई लेबल के अंदर ये बाहर एंगुलर ब्रैकेट जब बंद हो जाते हैं तो क्या यहाँ पे जो भी दिखता है ये कंटेंट है ना भाई, ये तो कंटेनर टैग है। तो ये स्टार्टिंग एलिमेंट है, ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, बीच में जो होता है कंटेंट होता है, तो यहाँ पे कंटेंट शो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए इनपुट टाइप रेडियो बटन, फिर से आईडी CSS दी है क्योंकि मैं CSS डिस्प्ले करा रहा हूँ। नेम फेवरेट लैंग्वेज दी है, वैल्यू CSS दी मैंने। और लेबल 4 के अंदर CSS किया मैंने ये, और ये मैंने सेम रखने की कोशिश की है CSS, और ये वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो रही है और लेबल आ गया, और फिर ब्रेक एम्प्टी टेक्स्ट सेम यही है। इनपुट टाइप रेडियो, आईडी जावास्क्रिप्ट, नेम फेवरेट लैंग्वेज, वैल्यू जावास्क्रिप्ट, और ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों के दोनों एक साथ है। पहले यहाँ पे रेडियो बटन आया और उसके बाद क्या गया, उसका लेबल का मैंने यहाँ पे यूज किया है, किसके अंदर, ये फॉर्म के अंदर। ओके, जब इसको आप रन कराओगे तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको डिस्प्ले शो हो गया। रेडियो बटन की क्या खासियत है ये बताओ मेरे को। एक तो देखो रेडियो बटन की खासियत है, यहाँ पे देखिए नेम के अंदर ये फेवरेट लैंग्वेज, ये फेवरेट लैंग्वेज, फेवरेट लैंग्वेज, ये आपका एक ही ग्रुप है। क्या है, सेम ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप का मतलब क्या हो गया, इनका नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ताकि इसको पता चलेगा रेडियो बटन के अंदर कि ये तीनों एक ही ग्रुप है। तो बाय डिफॉल्ट जो ये ऑन रखेगा, मतलब अगर आपने किसी भी एक पे क्लिक कर दिया है ना, तो जैसे ही दूसरे पे क्लिक करोगे तो ये खाली हो जाएगा, जैसे तीसरे पे क्लिक करोगे तो ये वाले खाली हो जाएगा। कुल मिला के इसके अंदर एक बार में एक ही रेडियो बटन ऑन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आप कोई केस ऐसा आता है जहाँ पे आप एक से ज़्यादा चाहते हो, तो फिर रेडियो बॉक्स की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 लाइनें होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनपुट टाइप देखिए मैं चेक बॉक्स ले रहा हूँ, अब चेक बॉक्स लिया तो ये चेक बॉक्स बन गया। आईडी व्हीकल 1, नेम व्हीकल 1 और वैल्यू बाइक। लेबल 4 व्हीकल 1, आई है वो बाइक, और लेबल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये दोनों का जो आउटपुट है वो इस लाइन के अंदर आ रहा है। ठीक है, जिसमें पहली लाइन का आउटपुट ये है और दूसरी लाइन का आउटपुट ये है। सेम ही आ जाएगा, इन दोनों का इस लाइन आ रही है और ये दोनों क्या आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने नेम क्या रखा, डिफरेंट डिफरेंट रखा, और वहां पे हमने प्रीवियस के अंदर नेम क्या रखा, हमने एक ही रखा। क्योंकि प्रीवियस के अंदर मैं एक ही ग्रुप करना चाहता था और यहाँ पे मैं एक ग्रुप नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूजर एक से ज्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता है। अगर मैं एक ही कर दूंगा तो फिर वो एक ही सेलेक्ट कर पाएगा, पर वो काम किसका, आपका रेडियो बटन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन सब का नाम मैंने इसलिए अलग अलग लिखा है। ओके, तो ये क्या है, आपका चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स का यूज कब करते हैं, जब एक से ज्यादा ऑप्शन हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट मेनी ऑप्शन, ओके, या मोर देन वन ऑप्शन, तो हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो इनपुट टैग के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, वो है हमारा सबमिट बटन। अब देखिए
सबमिट बटन इस बटन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चों, सबमिट बटन के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि जब ये सबमिट बटन ओके हो जाएगा, तब ये डेटा कौन से पेज पे जाके सेव होगा, सर्वर साइड पे। आप यहाँ पे क्या हो, क्लाइंट, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सर्वर रहेगा जिसके अंदर डेटाबेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस रहेगा सर्वर साइड पे, मान लीजिए सर्वर है। अब यहाँ पे कोई आप सबमिट कर रहे हो तो उस जाके कहीं न कहीं तो सेव होगा, और यहाँ पे सेव रहेगा। तो इस फाइल का क्या नाम है, मान लीजिए इस फाइल का नाम क्या है आपके, एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP, ठीक है, ये इस फाइल का नाम है। तो अब यहाँ पे जब ओके करोगे, सबमिट बट फॉर्म पे सबमिट बटन क्लिक करोगे, तो जो भी डेटा है यहाँ से ट्रैवल होता कहाँ जाएगा, इस वाली फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। तो फॉर्म के अंदर अगर आप सबमिट का यूज कर रहे हो, तो आपको एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि डेटा जाके कहाँ सेव होगा, कौन सी फाइल के अंदर या कौन से पेज के अंदर सेव होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेबल फॉर इक्वल टू एफ नेम, फर्स्ट नेम लेबल, ठीक है, ये फर्स्ट नेम का लेबल ये आ गया। अब तो हमें समझ में आने लगी बात सारी, ये रहा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट बन गया। आईडी एफ नेम, नेम एफ नेम, और वैल्यू जोन। यहाँ पे हमने क्या दी, यहाँ पे क्या दी, वैल्यू दे दी, वैल्यू डायरेक्टली दे दी, जोन दे दी। आप चाहते हो वहाँ खाली भी रख सकते हो वैल्यू को, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर, जो आप यूजर से इनपुट करा सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेबल फॉर एल नेम लास्ट नेम, तो ये क्या हो गया आपके पास, लास्ट नेम, और ये हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स। इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू इक्वल टू सबमिट, तो इस ये जो वो बटन है, ये क्या आपका बटन है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। यहाँ पे देखिए बटन तो है, पर इसका एक अलग से वैल्यू इसके बता रखी है, सबमिट। सबमिट का काम इसका यही होगा, डिफाइन कर रखा है कि ये डेटा को सबमिट करेगा। और वैल्यू सबमिट मतलब यहाँ पे अगर आप ओके करते हैं तो ये आगे लिखा ओके आ जाता है, वैल्यू करते तो वैल्यू आ गया, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे डेटा यहाँ जाके सेव हो जाएगा। कौन सा बटन है आपका, सबमिट बटन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे HTML। हाँ, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें है सारी। यहाँ पे हमने यहाँ पे टेक्स्ट बटन पढ़ लिया, रेडियो बटन पढ़ लिया, चेक बॉक्स पढ़ लिया, सबमिट पढ़ लिया। ये सारे के सारे आपके फॉर्म के क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से सारे इंपॉर्टेंट है, बस आपको थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको आंसर आने लग जाएंगे। नेक्स्ट देखिए HTML फॉर्म एट्रीब्यूट की बात करें। अब ये जो फॉर्म है जो डेटा को लेके जा रहा है, यहाँ पे जैसे आप यूज कर रहे थे जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे आप टेक्स्ट के अंदर डेटा इनपुट कर रहे थे। पर क्या इस फॉर्म ये जो फॉर्म है जिसके अंदर ये आप यूज कर रहे हो, इसकी भी कोई प्रॉपर्टी है, जी हाँ है, वो हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट देखिए फॉर्म सबमिट करने पर क्या एक्शन करना है बताता है, ठीक है। क्या बताएगा, आप जब फॉर्म सबमिट कर दोगे उसके बाद क्या एक्शन करना है ये बताता है आपका एक्शन एट्रीब्यूट। सामान्यतः फॉर्म डेटा को सर्वर की फाइल को भेजा जाता है, किसे भेजा जाता है, आपकी सर्वर की फाइल को भेजा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्शन होगा तो कहीं ना कहीं डेटा सेव होगा। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे अब आपके फॉर्म के ऊपर क्या क्या लग सकता है। फॉर्म एक्शन स्लेश एक्शन अंडरस्कोर PHP, और ये पूरा जो भी हमने देखा था वो की वही चीज़ है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जोन आ गया, लेबल आ गया। ये पूरा पूरा भी हमने जो फॉर्म देखा था ना ये वाला, वो का वही यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे एक्शन का यूज कर रहा हूँ, अलग से बता रहा हूँ, इसलिए फिर से ये कोड यहाँ पे लिख दिया मैंने। नेक्स्ट देखो यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट। अब टारगेट का क्या मतलब है, तो आपको अभी जस्ट हमने जो एंकर टैग पढ़ा था उसके अंदर हमने टारगेट के बारे में डिस्कस किया था कि जब आप क्लिक करोगे क्लिक हियर पे, तो क्या पेज ओवरराइड होना चाहिए या उसी विंडो के न्यू टैब में खुलना चाहिए या न्यू विंडो में खुलना चाहिए। सेम केस यहाँ पे है, फॉर्म सबमिट होने के बाद का रिस्पॉन्स कहाँ शो करना है, सेम टैब में करना है या अलग में करना है। देखिए अगर आप टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक करते हो तो रेस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन ए न्यू विंडो और टैब, यहाँ पे याद रखना है। अगर टारगेट के आप अंडरस्कोर ब्लैंक करते हो तो न्यू विंडो के अंदर ओपन होगा, ठीक है। अंडरस्कोर सेल्फ करते हो तो रेस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन द करंट विंडो, उसी विंडो के अंदर डिस्प्ले होगा। अंडरस्कोर पेरेंट करते हो तो रेस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन द पेरेंट फ्रेम, ठीक है। और इसको टॉप करते हो तो रेस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, पूरी बॉडी के ऊपर ये क्या करेगा, रेस्पॉन्स शो होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके एट्रीब्यूट है, किसके एट्रीब्यूट है, आपके टारगेट के, है ना। टारगेट के अंदर यही आप एट्रीब्यूट सप्लाई कर सकते हो। जैसे ये आ जाएगा आपके पास टारगेट इक्वल टू, आप क्या रखना चाहते हो, अंडरस्कोर ब्लैंक रखना चाहते हो
इस तरीके से आगे चल के आने वाला है अभी आपके पास एक एग्जांपल जिसके अंदर ये ओके, चलिए देखिए यहाँ पे। हम्म तो आपको कुल मिला के ये याद रखना है, अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या मतलब है, सेल्फ का क्या मतलब है, पेरेंट का क्या मतलब है और टॉप का क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेथड एट्रीब्यूट की हम बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर जो आपके बच्चों HTML के अंदर दो तरह के मेथड है, गेट मेथड और पोस्ट मेथड, ध्यान रखना यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं गेट मेथड और पोस्ट मेथड। चलिए वन बाय वन देखते हैं। फॉर्म का डेटा सबमिट करते समय कौन से मेथड का यूज करना है, वो आपको आपको बताना पड़ेगा, गेट मेथड का या पोस्ट मेथड का। अगर आप कुछ भी नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है देखिए यहाँ पे, जब आप फॉर्म बनाते हो फॉर्म एक्शन इक्वल टू ये लिख लिया एक्शन पेज, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है मेथड। अब मेथड आप पोस्ट का यूज करते हो गेट का यूज करते हो, अगर आप कुछ भी डिफाइन यहाँ नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, ये गेट ले लेगा यहाँ पे। और अगर आप मेथड पोस्ट चाहते हो तो आपको पोस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। सर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, क्यों मैं क्यों मैं पोस्ट यूज करूँ क्यों मैं गेट यूज ना करूँ। ठीक है, तो देखिए दोनों के अंदर डिफरेंस हम यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे देखिए ये गेट, यह अनसिक्योर मेथड होता है जो डेटा को यूआरएल में डिस्प्ले करता है। अब इसका क्या मतलब है, अगर अभी मैं एक यहाँ बताता हूँ, देखो अगर आप गेट यूज करते हो ना इस फॉर्म के अंदर, तो इस तरीके से डेटा जो भी आप भेज रहे हो वो साफ साफ दिखेगा यूआरएल के अंदर, कोई भी देख सकता है ना। आप कई बार देखते हो कि जो भी आप पेज भेज रहे हो उसका डेटा भेजते हो उसका वो सब कुछ लिखा रहता है कि क्या है, कौन से नंबर का पेज है और पेज का क्या नाम है। तो उसमें कौन सा मेथड यूज कर रखा होता है, गेट। पोस्ट का यूज करते हो तो सिक्योर रहता है, यह सिक्योर मेथड होता है जो डेटा को यूआरएल पर डिस्प्ले नहीं करता। और कुछ ऐसे होते हैं जब HTTPS का यूज करते हैं तो वहाँ पे सारा एन्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर रहता है, 1 2 डॉलर स्टार हैश, वो कुछ भी पता नहीं रहता है क्या जा रहा है क्या आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे किसका यूज कर रखा होता है, पोस्ट का यूज कर रखा होता है। ठीक है, अब हमें कौन सा यूज करना चाहिए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज नहीं करते। सेंसिटिव मतलब जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसके आईडी और पिन तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा कहाँ जाएगा, तो यूआरएल से ही जाएगा ना। तो उसके लिए आपको गेट का यूज नहीं करना है, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए हम पोस्ट का यूज करते हैं। अब आप बोलते हो सर मैं तो यूज करता नहीं हूँ, एज ए डेवलपर आपको सोचना है कि जब भी आप कोड करो तो आपको वेबसाइट के अंदर जो फॉर्म बना रहे हो वहाँ गेट यूज करना है, पोस्ट यूज करना है। तो आप ऐसे बोलोगे सर फिर तो हम पोस्ट ही यूज करेंगे गेट क्यों करेंगे, देखिए करो, पर ध्यान रखना अगर आप गेट यूज करोगे तो उसकी स्पीड फास्ट रहेगी, पेज जल्दी लोड होगा। और अगर आप पोस्ट यूज करोगे तो स्पीड क्या रहेगी, स्लो रहेगी। इसलिए अगर सेंसिटिव कंटेंट नहीं हो, सिर्फ आपको डेटा देना है, तो आपको हमेशा गेट यूज करना चाहिए, जिसका मतलब एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो आपका डेटा का। ठीक है, अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो तो आपको बच्चों कौन सा यूज करना चाहिए, पोस्ट का यूज करना चाहिए। समझ में आ गई ना बात। ठीक है, अब कुछ भी आप नहीं सप्लाई करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, ये गेट मेथड लेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हमने गेट और पोस्ट के बारे में। और एट्रीब्यूट कौन से सर फॉर्म के, देखिए एक्सेप्ट डेश कैरेक्टर सेट स्पेसिफाई द कैरेक्टर एनकोडिंग यूज फॉर द फॉर्म सबमिशन। आप जो फॉर्म सबमिट करते हो उसके अंदर कौन सी एनकोडिंग का यूज करते हैं तो ये बताएगा कैरेक्टर सेट। एक्शन स्पेसिफाइज वे टू सेंड द फॉर्म डेटा एंड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो फॉर्म किस कहाँ भेजना है, जैसे अभी हमने देखा था ना, एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP। ऑटो कंप्लीट स्पेसिफाइज वेदर अ फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन ऑफ, ऑटोमेटिक डेटा भरना चाहिए या नहीं। एनक्रिप्ट, ये ENC टाइप का मतलब क्या है, एनक्रिप्शन टाइप। स्पेसिफाई हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी एनकोडेड व्हेन सबमिटेड इट टू द सर्वर। जब सर्वर को सबमिट हो जाएगा तब हमें कौन सा एनक्रिप्शन मेथड का यूज करना है, तो जनरली क्या यूज करते हैं, ओनली फॉर मेथड पोस्ट। मेथड देखिए स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू यूज व्हेन सेंडिंग द डेटा। आप यहाँ पे क्या गेट यूज करना चाहते हो या यहाँ पे पोस्ट यूज करना चाहते हो। नेम स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का नाम। No validate specifies that the form should not be validated when submitted, फॉर्म वैलिड नहीं होना चाहिए सबमिट के बाद। REL देखिए स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द लिंक्ड रिसोर्स एंड द करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट और जो इससे लिंक हुआ डॉक्यूमेंट उनके बीच में क्या रिलेशनशिप बताएगा। टारगेट स्पेसिफाइज वेयर टू डिस्प्ले द रेस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम सबमिटिंग द फॉर्म। जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो कहाँ पे डिस्प्ले करना है। सेम आपके इसमें करना है टैब के अंदर या दूसरी टैब के अंदर करना है,
या दूसरे वाले विंडो के अंदर करना है। ठीक है, तो ये क्या थे, सारे के सारे आपके फॉर्म के एट्रीब्यूट है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे गेट और पोस्ट के बारे में ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज होता है, ध्यान रखना है गेट। ठीक है, फिर ये टारगेट एट्रीब्यूट का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये इन सब इनपुट टैब, सब चेक और रेडियो में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भाई रेडियो के अंदर आपका एक ही सेलेक्ट होगा, चेक के अंदर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, सीधी सी बात है। टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, और इनपुट के जो भी फील्ड है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट जिसका टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं HTML के अंदर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, डिव। ठीक है, तो अगर आपने कोड किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम अभी थ्योरेटिकल हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, डिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब डिव का यूज करने से क्या है, देखिए डिव एलिमेंट को दूसरे HTML एलिमेंट के लिए कंटेनर की तरह यूज करता है। ठीक है, अब जैसे ये आपका पेज है और अगर आपको इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है इस तरीके से, ये एक डिव हो गया, ये दूसरा डिव हो गया, तीसरा डिव हो गया। आप फर्दर डिवाइड करना चाहते हो तो ये एक डिव हो गया, ये दूसरा डिव हो गया। आप ऐसे डिवाइड करना चाहते हो, ये एक डिव हो गया, ये दूसरा डिव हो गया, फिर ये ऐसे डिव हो गया, इसके अंदर फिर से एक डिव हो गया, एक डिव हो गया, इसके अंदर फिर से एक डिव हो गया, डिव हो गया। तो जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी डेवलपमेंट की स्किल होगी उतनी ज़्यादा आप डिव का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डिव का यूज़ करने से क्या होगा, यहाँ देखिए ये कंटेनर टैग होता है, डिव कंटेनर टैग होता है। यहाँ पे देखिए डिव स्लैश डिव, ये रहा। यह वेब पेज को पार्टीशन में डिवाइड करता है। ये देखिए आपका वेब पेज को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करता है, पेज को छोटे छोटे पार्ट में बांटता है, छोटे छोटे पार्ट में बांटता है, जैसे कि हमने अभी देखा। डिव टैग में बनी हुई वेबसाइट टेबल के कंपैरिजन में फास्ट होती है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर डिव टैग की यूज करते हो, अब आप यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि सर क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम ऐसा करें ना, एक टेबल ले लें, उस टेबल को ही अलग अलग पार्ट के अंदर मर्ज स्प्लिट कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, अगर डिव का यूज करते हो तो आपकी टेबल क्या फास्ट लोड होती है, जबकि टेबल के अंदर आपकी टेबल इतनी फास्ट लोड नहीं होती है। ठीक है, तो वापस डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन सा आप यूज करना चाहते हो, है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डिव से बनी हुई टेबल फास्ट रिबूट लोड करती है या टेबल से बनी हुई। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए कैसे दिखता है। डिव डिव H2 लंदन H2, लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड और लंदन हैज ओवर 13 मिलियन इनहेबिटेट्स। डिव, तो यहाँ पे डिव क्लोज हो गया, ये आपका पूरा पूरा HTML बॉडी है, उसके अंदर इसने इस डिव का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फिर देखिए एक नेक्स्ट एको डिव है, एको डिव है, एके डिव है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, आपका HTML का पेज है। अब एक डिव का यूज किया तो ये इस तरीके से डिव बन गया, दूसरे डिव का किया तो ये इस तरह बन गया, तीसरे का ऐसा बन गया, चौथे का ऐसा बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पेज को पार्टीशन में इसने डिवाइड कर दिए है। ओके, तो यहाँ हमने क्या जाना, डिव के बारे में जाना। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि फास्ट बूट होता है, दूसरा ये पेज को पार्टीशन में डिवाइड करता है, तीसरा ये कंटेनर टैग होता है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए HTML कैरेक्टर एंटिटीज, इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। सम कैरेक्टर्स आर रिजर्व इन HTML, HTML के अंदर बच्चों कुछ कैरेक्टर्स आपके रिजर्व रहते हैं। ठीक है, तो अगर रिजर्व रह रहे तो इनका हम यूज नहीं कर सकते, तो अब उसको यूज डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो उसकी जगह कुछ और इन्होंने नेम या नंबर दिया हुआ है। एंटिटी नेम्स आर केस सेंसिटिव, और ध्यान रखना जो नेम है वो केस सेंसिटिव है ये। चलिए कौन कौन से आपके यूजफुल HTML कैरेक्टर एंटिटीज है, जैसे देखिए यहाँ पे स्पेस है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और उसको किससे आप क्या यूज कर सकते हो, एम्परसेंड NBSP भी यूज कर सकते हो। एक बार एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म आई थी, तो एम्परसेंड NBSP की फुल फॉर्म क्या है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, इसका कोड क्या है, एम्परसेंड हैश 160, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लेस देन यूज करना है तो एम्परसेंड LT या कोड यूज करो। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसके लिए मैं क्यों करूँ, तो आपको पता है कि HTML के अंदर टैग है वो इसी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एंकर टैग ऐसे ही स्टार्ट होते हैं और ऐसे ऐसे करके खत्म होते हैं। तो कंपाइल इसको इंटरप्रेटर को क्या पता है कि भाई ये जो टैग है ये आप किसी की तुलना करने के लिए यूज करना चाहते हो या किसी को टैग की तरह यूज करना चाहते हो एक साथ। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन सबको रिजर्व वर्ड के अंदर डाल दें, भाई आप इसका यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट। अभी लेस देन की जगह आप क्या यूज करोगे, एम्परसेंड LT यूज करोगे। ग्रेटर देन की जगह क्या यूज करोगे, एम्परसेंड GT यूज करोगे। एम्परसेंड देखिए, एम्परसेंड MP, डबल कोटेशन मार्क, एम्परसेंड कोड, सिंगल कोट, एम्परसेंड APOS,
फिर यहाँ देखिए सेंट को ऐसे, पाउंड को ऐसे, येन को ये, यूरो को ये, कॉपीराइट को देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, कॉपीराइट एम्परसेंड कॉपी, ये ट्रेडमार्क एम्परसेंड REG, ध्यान रखना। ये ट्रेडमार्क है ना, इसका ध्यान रखना आप, क्योंकि ये अलग है थोड़ा हटके, तो ये आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जितना भी HTML के अंदर था कंटेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था बच्चों, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे इस मैराथन क्लास के अंदर आपके करा दिया है। आपको क्या करना है, शुरू से के लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, और बिल एक एक चीज मैंने यहाँ पे कवर कराई है, ठीक है। तो इस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए, और बताइए कि इस चैनल पे आप आइए, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मैराथन के अंदर। थैंक यू।